हिस्ट्री समय के धागों से बुनी हुई एक विशाल और बारीक टेपेस्ट्री की तरह है। यह मानवता की कहानी कहती है, उसकी जीत और हार, उसके विकास और रेवोल्यूशनयाम। प्रागइतिहास, जैसा कि नाम से पता चलता है, लिखित रिकॉर्ड से पहले की अवधि को दर्शाता है। अपने वर्तमान को समझने और अपने भविष्य को आकार देने के लिए हमें अपने अतीत की गहराई में उतरना चाहिए, सदियों पुराने एजों की गूंज को तलाशना चाहिए। यह खोज हमें प्राचीन भारत ले जाती है, जो इतिहास में डूबा हुआ देश है, जहां हम प्रागइतिहास की आकर्षक कहानी को उजागर करते हैं। एक ऐसी अवधि जो ह्यूमन सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तनों द्वारा चिह्नित है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब इंसानों ने सभ्यता की ओर अपना पहला कदम रखा था। प्रागइतिहास के नाम से जानी जाने वाली यह अवधि रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन पुरातात्विक खोजों ने हमारे पूर्वजों के जीवन की अमूल्य झलक प्रदान की है। प्राचीन भारत में प्रागइतिहास में समय की एक विशाल अवधि शामिल है, जो सबसे शुरुआती ह्यूमन बस्तियों से लेकर वैदिक युग के आगमन तक फैली हुई है। समय के माध्यम से यह यात्रा हमें 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरती है: पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक एज। इनमें से प्रत्येक काल में ह्यूमन समाज, संस्कृति और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई, जिसने इंडियाई सभ्यता को आकार दिया। यह निबंध प्राचीन इंडियाई प्रागइतिहास के इन 3 महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से एक मनोरम यात्रा पर निकलता है। हम पाषाण युग में तल्लीन होंगे, जो पत्थर के औजारों के उपयोग और ह्यूमन समाजों के क्रमिक विकास द्वारा परिभाषित अवधि है। इसके बाद हम गूढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाएंगे, जो अपने शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और गूढ़ लिपि के लिए जानी जाती है। अंत में हम वैदिक युग पर प्रकाश डालेंगे, जो वेदों के उद्भव द्वारा चिह्नित है, पवित्र ग्रंथ जो इंडियाई दर्शन और धर्म को प्रभावित करते रहते हैं। इस अन्वेषण के माध्यम से हमारा उद्देश्य प्रत्येक अवधि के प्रमुख एवोल्यूशनों, लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझना है। प्राचीन इंडियाई प्रागइतिहास की आकर्षक कहानी को उजागर करने के लिए समय पर वापस यात्रा करते हुए हमारे साथ जुड़े। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। लाखों वर्षों तक फैली विशाल अवधि पाषाण युग मानवता की शुरुआत और तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के शुरुआती चरणों का प्रतीक है। यह पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता है, जो शिकार, सभा और क्राफ्टिंग के लिए प्राथमिक उपकरणों के रूप में कार्य करता है। भारत में पाषाण युग को आगे 3 अलग-अलग चरणों में विभाजित किया गया है: पुरा पाषाण, पुराना पाषाण युग, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण, नया पाषाण युग। काल प्रत्येक ह्यूमन अनुकूलन और नवाचार में महत्वपूर्ण प्रगति द्वारा चिह्नित है। पुरा पाषाण युग का सबसे पहला और सबसे लंबा चरण भारत में पहले मनुष्यों के उद्भव का गवाह बना। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि ये प्रारंभिक ह्यूमन शिकारी संग्रहकर्ता थे, जो जीविका के लिए अपने तत्काल पर्यावरण पर निर्भर थे। वे गुफाओं और खुले में बस्तियों में रहते थे, जंगली जानवरों का शिकार करने और फल, जड़ें और अन्य खाद्य पौधों को इकट्ठा करने के लिए अल्प विकसित पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। पुरा पाषाण युग के दौरान जीवन स्वाभाविक रूप से खानाबदोश था, क्योंकि समूह भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे जैसे जलवायु धीरे धीरे गर्म होती गई, मध्य पाषाण युग में परिवर्तन को चिह्नित करते हुए ह्यूमन समाजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्य पाषाण काल में अधिक परिष्कृत पत्थर के औजारों का विकास हुआ, जिसमें माइक्रोलिथ, छोटे और तेज ब्लेड शामिल हैं, जिनका उपयोग छोटे खेल के शिकार और भोजन को संसाधित करने के लिए किया जाता है। आग का उपयोग अधिक व्यापक हो गया, जिससे गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का साधन मिल गया। प्रारंभिक मनुष्यों ने जंगली अनाज और पौधों की खेती करते हुए कृषि के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे आसीन जीवन की नींव पड़ी। पाषाण युग का अंतिम चरण ह्यूमन इतिहास में एक रेवोल्यूशनकारी बदलाव का गवाह बना। एक खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से एक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली में परिवर्तन। इस अवधि ने जानवरों को पालतू बनाना, फसलों की खेती और स्थायी बस्तियों की स्थापना को चिह्नित किया। कृषि के विकास से खाद्य सुरक्षा मिली, जिससे आबादी बढ़ी और समुदाय फलने फूलने लगे। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों, बुनाई और अन्य शिल्पों का भी उदय हुआ, जो तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग का संकेत देते हैं। मध्य पाषाण युग पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच सैंडविच इंडियाई प्रागइतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है।
यह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सांस्कृतिक बदलावों का समय था, जिससे उपकरण प्रौद्योगिकी, निर्वाह रणनीतियों और सामाजिक संगठन में नवाचार हुए। जैसे जैसे ग्लेशियर पीछे हटे और जलवायु गर्म हुई, इंडियाई उपमहाद्वीप में वनस्पतियों और जीवों का प्रसार हुआ, जिससे ह्यूमन अनुकूलन के नए अवसर और चुनौतियां पैदा हुई। मध्यपाषाण कालीन लोग, जबकि अभी भी शिकार और इकट्ठा करने पर बहुत अधिक निर्भर थे, अधिक विशिष्ट और कुशल उपकरण विकसित करने लगे। माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर के उपकरण जिन्हें अक्सर लकड़ी या हड्डी के हैंडल पर रखा जाता है, इस अवधि के दौरान व्यापक हो गए। ब्लेड, स्क्रैपर और पॉइंट सहित इन उपकरणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। छोटे खेल और पक्षियों के शिकार से लेकर खाल और पौधों की सामग्री को संसाधित करने तक। धनुष और बाण का विकास, एक अधिक प्रभावी शिकार तकनीक, ने उनकी निर्वाह रणनीतियों को और बढ़ाया। मध्यपाषाण काल में मछली पकड़ने और जलीय संसाधनों के दोहन पर भी जोर दिया जाने लगा। नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों के पास बस्तियां दिखाई देने लगी, जो अधिक गतिहीन जीवन शैली की ओर बदलाव का संकेत देती हैं। डोंगी और मछली पकड़ने के जाल के उपयोग ने मध्यपाषाण समुदायों को खाद्य स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति दी, जिससे स्थलीय खेल पर उनकी निर्भरता कम हो गई। अधिक विविध निर्वाह आधार की ओर इस बदलाव के सामाजिक संगठन और निपटान पैटर्न के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। गर्म जलवायु के कारण जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार हुआ, जिससे पौधों और जानवरों के लिए नए पारिस्थितिक नीचे बन गए। मध्यपाषाण कालीन लोगों ने जंगली अनाज और पौधों की खेती के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में ह्यूमन समाजों को बदलने वाली कृषि क्रांति के लिए जमीनी कार्य किया। विशुद्ध रूप से शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से लेकर खेती और पालतू बनाने वाले तत्वों को शामिल करने वाली जीवन शैली में परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो हजारों वर्षों तक चली। नवपाषाण युग पाषाण युग के अंतिम चरण को चिह्नित करते हुए ह्यूमन इतिहास में एक गहरा बदलाव देखा गया। नवपाषाण रेवोल्यूशन, यह अवधि एक खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से एक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली में परिवर्तन की विशेषता ह्यूमन समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे सभ्यता का मार्ग आकार ले चुका है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में नवपाषाण क्रांति के कारण बसे हुए गांवों का उदय हुआ, मिट्टी के बर्तनों और अन्य शिल्पों का विकास हुआ और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं की स्थापना हुई। नवपाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण विकास पौधों और जानवरों का पालतू बनाना था। प्रारंभिक मनुष्यों ने गेहूं, जौ और मसूर जैसी फसलों की खेती शुरू कर दी, जिससे भोजन की स्थिर आपूर्ति हुई। भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे जानवरों को पालतू बनाने से खाद्य सुरक्षा और बढ़ी और दूध, मांस और ऊन जैसे संसाधन उपलब्ध हुए। कृषि की ओर इस बदलाव का ह्यूमन निपटान पैटर्न पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे स्थायी गांवों की स्थापना हुई। अतिरिक्त भोजन और पानी के भंडारण की आवश्यकता के कारण मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ, जो नवपाषाण युग की एक पहचान है। शुरुआती मिट्टी के बर्तन अक्सर हाथ से आकार और साधारण डिजाइनों से सजाए जाते थे। भंडारण, खाना पकाने और अनुष्ठानों के लिए कंटेनरों के रूप में कार्य करते थे। नवपाषाण काल में बुनाई का भी उदय हुआ, जिसमें पालतू पौधों और जानवरों के रेशों का उपयोग करके कपड़े और अन्य उद्देश्यों के लिए वस्त्र बनाए गए। ये तकनीकी नवाचार नवपाषाण समाजों के बढ़ते परिष्कार को दर्शाते हैं। एक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली में बदलाव के गंभीर सामाजिक निहितार्थ थे। खाद्य सुरक्षा के साथ जनसंख्या वृद्धि और बड़े अधिक जटिल समुदायों का विकास हुआ। श्रम विशेषज्ञता का उदय हुआ, जिसमें व्यक्तियों ने खेती, मिट्टी के बर्तनों या बुनाई जैसे विशिष्ट कार्यों में विशेषज्ञता हासिल की। श्रम के इस विभाजन से सामाजिक पदानुक्रमों का विकास हुआ और संसाधनों के प्रबंधन और विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार ग्राम प्रधानों का उदय हुआ। खंड 5, सिंधु घाटी सभ्यता, शहरीकरण का प्रकाश स्तंभ। नवपाषाण क्रांति के दौरान रखी गई नींव से उभरकर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन इंडियाई समाज की सरलता और परिष्कार का प्रमाण है। 3300 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच फलने फूलने वाली यह उल्लेखनीय सभ्यता वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने शहरी नियोजन, उन्नत बुनियादी ढांचे और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे दुनिया के शुरुआती शहरी सिविलाइजेशनों में से एक के रूप में अलग करती है।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका अत्यधिक विकसित शहरी नियोजन था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों को एक ग्रिड प्रणाली पर स्थापित किया गया था, जिसमें सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में चलती थीं, जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। यह व्यवस्थित योजना ईंटों के मानकीकृत आकार और इमारतों के सटीक संरेखण में स्पष्ट है। शहरी विकास के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीकृत प्राधिकरण का सुझाव देती है। शहरों को आगे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। आवासीय क्षेत्रों, प्रशासनिक केंद्रों और धार्मिक परिसरों के साथ एक सुव्यवस्थित शहरी ताने बाने का प्रदर्शन करते थे। सिंधु लोगों ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था विकसित की, जिसमें सड़कों के नीचे ढके हुए नाले चलते थे, जो घरों को बड़े सीवरों के नेटवर्क से जोड़ते थे। यह प्रणाली कुओं और सार्वजनिक स्नानागारों की उपस्थिति के साथ स्वच्छता और जल प्रबंधन सुनिश्चित करती है, जो शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हड़प्पा में ग्रेट ग्रैनरी जैसे विशाल अन्न भंडारों का निर्माण अधिशेष भोजन को स्टोर करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिससे शहरी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार और वाणिज्य का केंद्र थी, जिसमें इंडियाई उपमहाद्वीप और उसके बाहर व्यापक व्यापार नेटवर्क का सुझाव देने वाले साक्ष्य थे। मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों में सिंधु मोहरों और कलाकृतियों की खोज एक समृद्ध समुद्री व्यापार का संकेत देती है, जिसमें जहाज कपास, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और मोतियों जैसे सामान ले जाते हैं। भार और माप का मानकीकरण, समान भार और तराजू की खोज में स्पष्ट है। व्यापार और विनिमय की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का सुझाव देता है। खंड 6 नगर नियोजन और अवसंरचना। सिंधु के चमत्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर अपने निवासियों के उन्नत इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये शहर केवल इमारतों का बेतरतीब संग्रह नहीं थे, वे सावधानीपूर्वक नियोजित शहरी केंद्र थे, जिन्हें अपने निवासियों के लिए उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। सड़कों के लेआउट, सार्वजनिक भवनों के निर्माण और पानी और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान में स्पष्ट विस्तार पर ध्यान वास्तव में उल्लेखनीय है। सिंधु शहरों की सबसे खास विशेषताओं में से एक उनका ग्रिड आधारित लेआउट है। पकी हुई ईंटों से पक्की सड़कें अक्सर समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, जिससे शहर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित हो जाता है। इस व्यवस्थित योजना ने न केवल शहर के भीतर आसान आवाजाही को सुविधाजनक बनाया, बल्कि उचित वेंटिलेशन और सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को भी सुनिश्चित किया। मानकीकृत निर्माण सामग्री के उपयोग, जैसे कि समान आकार की पकी हुई ईंटें, व्यवस्था और योजना पर जोर देती। सिंधु के लोग जल प्रबंधन के उस्ताद थे, जो उनके परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था में स्पष्ट है। अधिकांश घर सड़कों के नीचे बने ढके हुए नालों के नेटवर्क से जुड़े थे। ये नाले अक्सर रिसाव को रोकने के लिए ईंटों से अटे पड़े थे। अपशिष्ट जल को आवासीय क्षेत्रों से दूर शहर के बाहर स्थित बड़े सीवरों तक ले जाते थे। नियमित अंतराल पर मैनहोल की उपस्थिति ने आसान सफाई और रखरखाव की अनुमति दी, जिससे जल निकासी व्यवस्था का कुशल संचालन सुनिश्चित हुआ। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जैसे सार्वजनिक स्नानागारों का प्रावधान स्वच्छता को दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डालता है। ग्रेट बाथ पानी की ओर जाने वाले चरणों के साथ एक विशाल ईंट रेखा वाली संरचना। माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठान, स्नान या सांप्रदायिक समारोहों के लिए किया जाता था। आवासीय क्षेत्रों के भीतर कुओं की उपस्थिति ने स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित की, जो शहरी वातावरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 7 सिंधु घाटी में जीवन, समाज, संस्कृति और ट्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने शहरी नियोजन और उन्नत बुनियादी ढांचे के लिए जानी जाती है, ने एक जीवंत और विविध संस्कृति का भी दावा किया। जबकि सिंधु लिपि अशांत रहती है, पुरातात्विक साक्ष्य दैनिक जीवन, विश्वासों और इन हलचल भरे शहरों में रहने वाले लोगों की सामाजिक संरचनाओं की झलक प्रदान करते हैं। उनके शिल्प और कला से लेकर उनके व्यापार नेटवर्क और धार्मिक प्रथाओं तक सिंधु लोगों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। सिंधु लोग कुशल कारीगर थे, जो विभिन्न स्थलों पर खोजी गई कलाकृतियों की विस्तृत श्रृंखला में स्पष्ट है। देवताओं, जानवरों और मानवीय आकृतियों को दर्शाने वाली टेराकोटा मूर्तियां उनके धार्मिक विश्वासों
और सौंदर्य संवेदनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। जटिल नक्काशीदार मोहरों की खोज अक्सर बैल, हाथी और गेंडा जैसे जानवरों का चित्रण, लेखन की एक प्रणाली और संभवतः पहचान के रूप का सुझाव देती है। मेसोपोटामिया के रूप में दूर तक पाई जाने वाली ये मोहरें व्यापक व्यापार नेटवर्क के प्रमाण के रूप में भी काम करती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य प्राचीन सिविलाइजेशनों से जोड़ती है। सिंधु लोगों ने विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होकर एक जटिल सामाजिक संरचना को दर्शाया। विशिष्ट कार्यशालाओं की उपस्थिति मिट्टी के बर्तनों, धातु के काम, मन के बनाने और अन्य शिल्पों में शामिल कुशल कारीगरों के अस्तित्व का सुझाव देती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही, जिसमें गेहूं, जौ, मटर और अन्य फसलों की खेती के प्रमाण मिले। मवेशी, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाने से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हुए। सिंधु अर्थव्यवस्था में व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें व्यापक समुद्री और स्थल व्यापार नेटवर्क का सुझाव देने वाले साक्ष्य थे। मेसोपोटामिया, मिस्र और अन्य क्षेत्रों में सिंधु मोहरों और कलाकृतियों की खोज कपास, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत और कीमती पत्थरों जैसे सामानों में एक समृद्ध व्यापार का संकेत देती है। समान भार की खोज में स्पष्ट भार और माप का मानकीकरण व्यापार और विनिमय की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली का सुझाव देता है। खंड 8 सिंधु की लिपि प्रतीकों में पहेलियां। सिंधु घाटी सभ्यता ने एक लिपि विकसित की, जिसे अक्सर सिंधु लिपि के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन दुनिया की सबसे पेचीदा पहेली बनी हुई है। दशकों के शोध और समझने के प्रयासों के बावजूद लिपि पूरी तरह से समझ से परे है। इस उल्लेखनीय सभ्यता की भाषा, विश्वासों और इतिहास के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। चित्रलिपि और रेखिन प्रतीकों की विशेषता वाली लिपि सिंधु लोगों के मन, उनके विचारों और उनकी दुनिया में एक तांत्रिक झलक प्रदान करती है। सिंधु लिपि मुख्य रूप से मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाती है। में सैकड़ों अलग अलग प्रतीक हैं। कुछ जानवरों, पौधों या ह्यूमन आकृतियों से मिलते जुलते हैं, जबकि अन्य अमूर्त दिखाई देते हैं। ये प्रतीक, जिन्हें अक्सर छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, माना जाता है कि वे लॉगोग्राम के संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शब्दों या अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और फोनोग्राम ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखन की दिशा आमतौर पर दाएं से बाएं होती है। हालांकि बॉस्ट्रोफेडन के कुछ उदाहरण दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बारी बारी से भी पाए गए हैं। कई प्रयासों के बावजूद सिंधु लिपि का एक निश्चित डिसाइफरमेंट मायावी बना हुआ है। शिलालेखों की छोटी और अक्सर खंडित प्रकृति, एक द्विभाषी रोसेटा स्टोन की कमी के साथ ने शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं। हालांकि कुछ प्रतीकों की पहचान करने में प्रगति की गई है, जो अंकों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो गिनती की प्रणाली और संभवतः गणितीय अवधारणाओं का भी संकेत देते हैं। सिंधु लिपि को समझने में असमर्थता ने सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास, धर्म और सामाजिक संरचना की पूरी समझ में बाधा उत्पन्न की है। उनके लिखित अभिलेखों तक पहुंच के बिना उनकी दुनिया का अधिकांश भाग रहस्य में डूबा हुआ है। हालांकि चल रहे शोध, प्रौद्योगिकी में प्रगति और नए शिलालेखों की खोज के साथ इस गूढ़ सभ्यता पर प्रकाश डालना जारी है, जो हमें उनकी लिपि और उनकी दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के करीब ला रहा है। खंड 9 वैदिक युग सभ्यता में बदलाव। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन ने इंडियाई प्रागइतिहास में एक नए युग, वैदिक युग को संक्रमण का प्रतीक किया। पवित्र ग्रंथों के संग्रह वेदों के नाम पर इस अवधि में इंडियाई उपमहाद्वीप में इंडो आर्यन भाषी लोगों का आगमन और एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का उदय हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैले वैदिक युग ने इंडियाई संस्कृति, दर्शन और धर्म के कई पहलुओं की नींव रखी, जो आज भी गूंजते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को मिलाकर वेद वैदिक युग के बारे में जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं। ये भजन, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और दार्शनिक अटकलें वैदिक लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और सामाजिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों से युक्त है, जो एक बहुदेववादी विश्वास प्रणाली को दर्शाता है। वेद वैदिक समाज में कर्मकांडों, यज्ञों और पुरोहितों की भूमिका के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वैदिक लोग देहाती लोग थे, शुरू में पशुपालन और कृषि में लगे हुए थे।
उनके समाज में मवेशियों का महत्व वेदों में गायों और बुल्सों के असंख्य संदर्भों में स्पष्ट है। समय के साथ उन्होंने गांवों और अंततः राज्यों की स्थापना करते हुए अधिक व्यवस्थित जीवन शैली में परिवर्तन किया। राजाओं की अवधारणा का उदय हुआ। राजा अनुष्ठान करते थे और अपने क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखते थे। वैदिक युग में जाति व्यवस्था का विकास हुआ, एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना जिसने समाज को 4 मुख्य समूहों में विभाजित किया: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, ट्रेडी और शूद्र, मजदूर और नौकर। ये प्रणाली शुरू में व्यवसाय पर आधारित थी, समय के साथ कठोर होती गई, सामाजिक संपर्क और गतिशीलता को प्रभावित करती गई। खंड 10: वैदिक समाज, धर्म, संस्कृति और सामाजिक संरचना। वैदिक युग ने एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का उदय देखा जिसने इंडियाई सभ्यता के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक लोग मुख्य रूप से अपने प्रारंभिक चरण में देहाती थे, धीरे धीरे एक अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन शैली में परिवर्तित हो गए। गांवों और राज्यों की स्थापना की। वेदों और अन्य साहित्यिक स्रोतों में परिलक्षित उनके धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाएं इंडियाई प्रागइतिहास में इस परिवर्तनकारी अवधि में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। वैदिक लोग एक बहुदेववादी धर्म का पालन करते थे जो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे। गरज और बिजली के देवता इंद्र ने एक प्रमुख स्थान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अग्नि के देवता और सूर्य देवता सूर्य का स्थान रहा। अनुष्ठान और यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग थे। देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता था। मनुष्यों और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करने, विस्तृत अनुष्ठान करने और भजन गाने में पुजारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैदिक समाज जाति व्यवस्था के अनुसार संगठित था, एक पदानुक्रमित संरचना जो लोगों को 4 मुख्य समूहों या वर्णों में विभाजित करती है। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण पुरोहित कर्तव्यों, शिक्षा और ज्ञान के संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रिय योद्धा वर्ग समुदाय की रक्षा करते थे और कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। वैश्य व्यापार, वाणिज्य और कृषि में लगे हुए थे, जबकि शूद्र सेवा उन्मुख कार्यों को करते थे। परिवार ने वैदिक समाज की मूल इकाई का गठन किया, जिसमें सबसे बड़े पुरुष सदस्य के नेतृत्व में पितृसत्तात्मक परिवार थे। संयुक्त परिवार, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, आम थी। महिलाएं जबकि आमतौर पर एक अधीनस्थ स्थिति का आनंद लेती थीं, घर के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं और धार्मिक समारोहों में भाग लेती थीं। शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। वेद मुख्य पाठ्यक्रम बनाते थे। खंड 11: निष्कर्ष, अतीत की विरासत। पाषाण युग से वैदिक युग तक प्राचीन इंडियाई प्रागइतिहास की यात्रा ह्यूमन अनुकूलन, नवाचार और सांस्कृतिक विकास की एक मनोरम कहानी का खुलासा करती है। प्रत्येक अवधि विशिष्ट तकनीकी प्रगति, सामाजिक संरचनाओं और विश्वास प्रणालियों द्वारा चिह्नित ने इंडियाई सभ्यता के समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया, जो आज मौजूद जटिल और विविध समाज की नींव रखता है। इन प्राचीन काल की गूंज भारत की सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक मानदंडों में गूंजती है, जो अतीत की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। लाखों वर्षों तक फैले पाषाण युग ने भारत में पहले मनुष्यों के उद्भव, औजारों की उनकी क्रमिक महारत और एक खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से लेकर व्यवस्थित कृषि तक के परिवर्तनकारी बदलाव को देखा। नवपाषाण क्रांति ह्यूमन इतिहास में एक निर्णायक क्षण, जिसके कारण गांवों की स्थापना हुई, मिट्टी के बर्तनों और अन्य शिल्पों का विकास हुआ और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं की नींव पड़ी। पाषाण युग की विरासत मौलिक उपकरणों और तकनीकों में स्पष्ट है, जो ह्यूमन प्रगति को रेखांकित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन दुनिया का एक शहरी चमत्कार, अपने लोगों की उल्लेखनीय सरलता और संगठनात्मक कौशल का प्रदर्शन करता है। सावधानी पूर्वक नियोजित शहर अपने उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक स्नानागार और अन्न भंडार के साथ उनके इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सिंधु लिपि हालांकि अशांत साजिश करना जारी रखती है, उनकी भाषा विश्वासों और विश्व दृष्टिकोण के सुराग रखती है। वैदिक युग इंडो आर्यन भाषी लोगों के आगमन और वेदों की रचना द्वारा चिह्नित एक विशिष्ट धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के उद्भव का गवाह बना।
वैदिक भजन और अनुष्ठान पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, हिंदू धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित करते रहते हैं। जाति व्यवस्था, हालांकि कठोर और अक्सर आलोचना की जाती है, ने सदियों से सामाजिक संपर्क और पदानुक्रम को आकार दिया है। वैदिक युग की विरासत इंडियाई दर्शन, धर्म और सामाजिक मानदंडों में गहराई से अंतर्निहित है। जैसे ही हम प्राचीन इंडियाई प्रागइतिहास की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, हमें ह्यूमन सभ्यता की उल्लेखनीय यात्रा, उसकी विजयों, चुनौतियों और स्थायी विरासतों की याद आती है। अतीत की गूंज हमारे वर्तमान को आकार देती रहती है, जो हमें समय की परस्पर बंडल हैट और ह्यूमन सरलता और लचीलापन की स्थायिश